चलिए ना, कल हम लोग लास्ट में हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बात कर रहे थे और थर्ड नंबर पे जो हम लोगों ने लिख लिया था वो मेटल हाइड्रोक्साइड का केस था। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड के हीटिंग इफेक्ट को। कल आपको ये बताया था बेटा कि जब भी आप किसी मेटल सॉल्ट को हीट करते हैं तो बेसिकली 7 तरह के हीटिंग हमको पढ़ने होते हैं: मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल नाइट्रेट, मेटल सल्फेट। ये सारे के सारे ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट हैं। इसके अलावा हम लोगों को मेटल का क्लोराइड और इसके अलावा अमोनियम सॉल्ट की हीटिंग भी पढ़नी होती है। पर पहले हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेटल के ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट्स के बारे में। कार्बोनेट के बारे में कल देखा था कि मेटल कार्बोनेट को गर्म करने पर आपको मिलेगा मेटल का ऑक्साइड और CO2। दूसरे नंबर पे हमने देखा था मेटल का बाइकार्बोनेट। आपको बोलता बड़ा भाई छोटा भाई रिएक्शन वहां पर देखने को मिलेगी। तो बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो पहले वो कन्वर्ट होता है कार्बोनेट में, साथ में CO2, साथ में H2O। और तीसरे नंबर पे जो रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मेटल हाइड्रोक्साइड है। इसमें हमने देखा कि मेटल हाइड्रोक्साइड को अगर हम हीट कर दें तो आपको मेटल का ऑक्साइड तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ क्या मिल जाएगा? H2O। ठीक है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड, सॉरी मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं, मेटल ऑक्साइड प्लस H2O मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। तो मेटल हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर। तरीका आपको कल ही बता दिया था कि जब आप मेटल हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो मेटल का ऑक्साइड बना देना है और मेटल और ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट बचता है उसका भी क्या बना देना है? ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के बारे में याद करिए, इसका नेचर जनरली बेसिक, कभी कभार एम्फोटेरिक, है ना। और H2O को हम लोग न्यूट्रल लेके चल रहे हैं। अब इसके अंदर क्या रिएक्शंस हम लोगों को पढ़नी है, तो आइए उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। पहला एग्जांपल जो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एग्जांपल है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये ऐसे एग्जांपल है जो अगेन आप 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 10th में आप क्या पढ़ते थे? ध्यान से देखिएगा। 10th क्लास में आप लोगों ने ये रिएक्शन देखी होती है कि क्विक लाइम को पानी में मिला दिया तो क्विक लाइम को पानी में मिलाने पर स्लेक्ड लाइम बन जाता था, है ना। ये 10th की रिएक्शन है। तो क्विक लाइम पानी में मिलाया, स्लेक्ड लाइम बन गया। या इसको आप जनरलाइज भी कर लो, आगे जाके पी ब्लॉक में हमारा एक टॉपिक आएगा हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस में आपको ऐसी मल्टीपल रिएक्शंस पढ़नी है। वहां का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा अभी बोल दे रहा हूं। किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर उसका करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनता है। फिर से सुन लेना, किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर उसका करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनता है। मतलब जिस भी एलिमेंट का ऑक्साइड पानी में मिलाओगे उस एलिमेंट का क्या मिल जाएगा? हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम के ऑक्साइड को पानी में मिलाया तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। सोडियम के ऑक्साइड को पानी में मिलाते तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड मिल जाता। क्लोरीन के ऑक्साइड को पानी में मिलाते तो क्लोरीन का हाइड्रोक्साइड मिल जाता। हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्साइड भी बोला जा सकता है और नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड को ऑक्सी एसिड भी बोला जा सकता है, जिनके एसिडिक बेसिक नेचर के बारे में हम लोग काफी कुछ डिस्कशन कर चुके हैं। अब यही रिएक्शन रिवर्स करानी है आपको। जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या किसी मेटल के हाइड्रोक्साइड को गर्म कर दोगे ना तो वापस आ जाएगा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में वापस आएगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड गर्म होने पर मेटल ऑक्साइड और क्या दे देगा? वाटर। यही बात हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि जब मेटल हाइड्रोक्साइड को हीट करा तो मेटल ऑक्साइड और वाटर दे देगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हीट करा तो कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस वाटर मिल जाएगा। मान लीजिए हम लोग कॉपर के हाइड्रोक्साइड को हीट करते तो कॉपर हाइड्रोक्साइड को हीट करने पर, किसी भी मेटल के हाइड्रोक्साइड को हीट करने पर उसका ऑक्साइड और साथ में क्या मिल जाएगा? वाटर। और तीसरे नंबर पे एक रिएक्शन हम लोग ले रहे हैं। मान लीजिए आपको दिया जाता बेटा CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस, ठीक है, और इसको आप हीट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, कल हम लोगों ने जितने भी कंपाउंड हीट करे या अभी भी जितने देखे इससे पहले तक, वो सब सिंगल कंपाउंड की हीटिंग थी। यहां पर आप देखिए डॉट वाला कंपाउंड है, डॉट वाला कंपाउंड है मतलब डबल सॉल्ट है। अब डबल सॉल्ट को हीट करने का पैटर्न क्या रहेगा वो समझिएगा। जब आप इसको हीट करेंगे तो आपको इंडिविजुअल हीटिंग लगानी पड़ेगी। इंडिविजुअल हीटिंग लगाने का मतलब इसको इंडिविजुअली हीट करते हुए सोचिए क्या कि भाई क्या है ना, क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। और इसको इंडिविजुअल हीटिंग लगाते वक्त आप सोचिए कि भाई क्या प्रोडक्ट बन रहा होगा। जैसे ये कॉपर कार्बोनेट को जब आप हीट कर रहे हो तो क्या ये मेटल कार्बोनेट है या नहीं? ये बेटा है। और मेटल कार्बोनेट को हीट करने पर क्या मिलता है? मेटल का ऑक्साइड और CO2। फिर इस पे आइए, ये मेटल का हाइड्रोक्साइड है और मेटल हाइड्रोक्साइड को हीट करने पर क्या मिलता है? मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर। तो भैया मेटल ऑक्साइड तो दोनों में कॉमन था, इसीलिए हमने एक ही बार CuO लिखा, लेकिन एक के साथ हीट करने पे कार्बोनेट मिला, एक के साथ हीट करने पे वाटर मिला। ये जो कंपाउंड अभी आपके सामने लिखा है इसको मैलेकाइट ग्रीन बोला जाता है। कॉपर की ओर है, नाम पता होना चाहिए, मैलेकाइट ग्रीन। या फिर इसका एक और नाम होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो पहले काम करें, ये रिएक्शन लिख लें, इस पे कुछ चर्चा हमें करनी है।
कि भैया मैलेकाइट ग्रीन क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस करेंगे, पहले लिख लीजिए फटाफट। तो किसी भी मेटल हाइड्रोक्साइड को हीट करने पर मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर आपको मिल जाएगा। बाकी एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक नेचर जो है वो हमें जानकारी में होना चाहिए। 7 बजे मैडम, लिफ्ट खराब हो गई थी तो भी 7 बजे ही ना, लेट तो हो ही गए। बारिश हो रही है, अच्छा चलो आ जाओ, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बारिश हुई, 7 बजे तक एंट्री दे देते। बुला लो ना, आ जाओ भाई, जो जो बाहर है आ जाओ। हाँ आ जाओ, आ जाओ, जो विपरीत परिस्थितियों में रूल में संशोधन किया जा सकता है। चले है ना। अब ये जो 3 रिएक्शंस बेटा हम लोगों ने लिखी है, इसमें अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आ जा रहा है मैलेकाइट ग्रीन, या फिर क्या आ जा रहा है बेटा, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अब इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि ये है क्या, ध्यान सुनिएगा। एक्चुअल में ये कॉपर की ओर का नाम है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन नीट में आ भी चुका है कि मैलेकाइट ग्रीन का फॉर्मूला क्या होता है, या ये इस ओर का नाम क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। पहली बात, इस ओर का नाम मैलेकाइट है, बट इसका कलर ग्रीनिश होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, मैलेकाइट ग्रीन। दूसरी बात ये कि इसका नाम जो है वो है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अब जब हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट सुनते हैं ना, तो दिमाग में एक इमेज जनरेट होती है। वो इमेज ये है कि कॉपर कार्बोनेट होगा जिसका नेचर कैसा होगा, बेसिक। सुन के यही लगेगा आपको, है ना, कि बेसिक कॉपर कार्बोनेट मतलब कॉपर कार्बोनेट है और उसका नेचर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक में से कैसा है, बेसिक। लेकिन एक्चुअल में ये कहना कुछ और चाहता है। क्या कहना चाह रहा है उस पर बात करें तो, कॉपर कार्बोनेट तो इसको कहा गया है, ये रहा, लेकिन बेसिक इसकी वजह से कहा गया है। ये नहीं बता रहा है कि कॉपर कार्बोनेट का नेचर बेसिक है, ये बता रहा है कि कॉपर कार्बोनेट के साथ उसी एलिमेंट का एक बेसिक हाइड्रोक्साइड भी जुड़ा हुआ है। कभी भी आपको ऐसा नाम मिल जाए, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का नेचर बेसिक है। इसका मतलब आपको ये समझना है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट तो है ही है, पर इसके साथ में मैग्नीशियम का ही हाइड्रोक्साइड है जिसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। तो ये अपने को पता होना चाहिए। ऐसा एनसीईआरटी के अंदर लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का जो डायगोनल रिलेशनशिप है, वहां पर ये टर्म यूज की जा चुकी है। तो अपने को पता होना चाहिए कि बेसिक कॉपर कार्बोनेट या बेसिक लिथियम कार्बोनेट या बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का मीनिंग क्या होता है। अगली बात सुनिएगा, एक और नाम पे यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं, और वो नाम क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसको रस्ट ऑफ कॉपर भी कहा जाता है, रस्ट ऑफ कॉपर। आप करोजन या रस्टिंग के बारे में जब पढ़ते हैं तो बेसिकली 10th में भी पढ़ा होता है करोजन, और अभी आपके इलेक्ट्रो में भी पार्ट में आता है करोजन। करोजन हम लोग जिसका पढ़ते हैं वो जनरली कौन सा एलिमेंट होता है, आयरन। और आयरन का करोजन सब लोगों ने प्रैक्टिकली देख भी रखा है, इतना सबको पता है, जंग लग जाता है लोहे पे ना, उसी की बात चल रही है। अब अगर आयरन के रस्ट की बात करें तो कोई आपसे पूछे कि आयरन के रस्ट का फॉर्मूला बता दीजिए, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2। ये आयरन के रस्ट का फॉर्मूला होता है, जंग लगता है जो, है ना। और आपसे कोई पूछे कि आयरन के रस्ट का कलर बता दीजिए, तो हम बता सकते हैं, कोई रेड बोल देगा, कोई ब्राउन बोल देगा, अपन रेडिश ब्राउन बोल देते ताकि दोनों कलर आ जाए उसके अंदर। तो आयरन के रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3.XH2 होता है। कॉपर के रस्ट का फॉर्मूला ये होता है। जब भी तांबे पे जंग लगेगा ना, तो ये फॉर्मूला बनता है, ये प्रोडक्ट बनता है। और कॉपर पे जब जंग लगता है तो जैसे आयरन के रस्ट का कलर रेडिश ब्राउन होता है, कॉपर के रस्ट का फॉर्मूला या कलर ग्रीन होता है। कभी किसी ने तांबे की अंगूठी या कड़े पहने हो तो आप देखोगे लंबे समय के बाद ग्रीनिश हो जाता है, अंगूठी आपकी जो उंगली है वहां पर ग्रीनिश हो जाएगा, या अंगूठी के अंदर का पार्ट ग्रीनिश हो जाएगा, वो यही होता है बेटा। ये प्रोडक्ट बनता है। कॉपर को जब भी किसी मेटल को लंबे समय तक मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आने दिया जाता है,
तो कोई ना कोई एक प्रोडक्ट बनता है जो कि उसके रस्ट को इंडिकेट करता है, और कॉपर का रस्ट ही होता है, तो इसको रस्ट ऑफ कॉपर भी बोल सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रो में भी दिया जा सकता है कि आयरन के रस्ट के बारे में तो हर कोई जानता है, कॉपर का रस्ट पूछ लिया तो निपट जाएगी फाइल, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़े, एक पॉइंट और इसमें डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे आपको बोला मैंने, CaO का नाम क्या होता है बेटा, क्विक लाइम, है ना, अभी हमने इंडिकेट किया था। CaO का नाम, CO2 का नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो है ही है, स्कूल का नाम बताओ क्या हो जाएगा, स्लेक्ड लाइम। क्या कभी आपने लाइम वाटर नाम भी सुना हुआ है? यस। तो इसी को स्लेक्ड लाइम बोलते हैं और इसी को क्या बोल देते हैं, लाइम वाटर? नहीं, थोड़ा सा अंतर है, ध्यान सुनिएगा। स्लेक्ड लाइम के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं ना, तो ध्यान से समझिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसी को क्या बोला जाता है, स्लेक्ड लाइम। कुछ पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान सुनना। स्लेक्ड लाइम कहने का मतलब क्या, स्लेकिंग का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। स्लेकिंग का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। आपके पास क्विक लाइम था, इस क्विक लाइम में जब आपने वाटर ऐड किया तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम क्विक लाइम का क्या कर रहे हैं, स्लेकिंग। और जब आप क्विक लाइम की स्लेकिंग करते हैं तो जो प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होता है, तो लाइम को स्लेक करने से जो प्रोडक्ट मिलता है उसको क्या बोला जाता है, स्लेक्ड लाइम। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर इज नोन एज स्लेकिंग ऑफ लाइम, या स्लेकिंग बोलते हैं। तो लाइम को स्लेक करके आपने जो प्रोडक्ट बना दिया उसको क्या बोल दिया, स्लेक्ड लाइम। लेकिन जब भी आप पानी ऐड कर रहे हो, तो पानी आप कितना ऐड कर रहे हो वो भी मैटर करेगा। आप लोग सरफेस केमिस्ट्री जो आपके सिलेबस 12th में चैप्टर हुआ करता था, या इवन ये जो बात मैं कर रहा हूं ये आपने 9th में भी पढ़ी होती है, तो 9th में आपको बताया जाता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब आपस में मिक्स किया जाता है तो तीन तरह के सॉल्यूशन बन सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, एक कोलॉइडल और एक सस्पेंशन। तीन नाम कम से कम पता होते हैं पार्टिकल साइज पे, ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो आइए, जब हम स्लेक्ड लाइम के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने जब पानी मिलाया तो दो पॉसिबिलिटी निकल के आती है कि या तो पानी मिलाने पर इसका सस्पेंशन बन जाए, मतलब आपने पानी थोड़ा बहुत कम मिलाया तो थोड़ा गाढ़ा मिक्सचर बन जाए, सस्पेंशन बन जाए, और या फिर इसका ट्रू सॉल्यूशन बन जाए। ट्रू सॉल्यूशन को हम लोग यहां पर क्या नाम दे रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन। स्लेक्ड लाइम के एक्वस सॉल्यूशन को बोला जाता है लाइम वाटर, है यही। इसको आप स्लेक्ड लाइम भी बोल सकते हो और इसको आप लाइम वाटर भी बोल सकते हो, है CaOH ही, लेकिन CaOH का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उसको क्या बोला जाएगा, लाइम वाटर। लेकिन CaOH का या स्लेक्ड लाइम का जो सस्पेंशन होगा उसे बोला जाता है मिल्क ऑफ लाइम। तो तीनों, ये भी CaOH को इंडिकेट कर रहा है, ये भी CaOH को इंडिकेट कर रहा है, और ये भी CaOH को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन स्लेक्ड लाइम ये भी है, स्लेक्ड लाइम ये भी है, लेकिन स्लेक्ड लाइम का अगर आप पूरा एक्वस सॉल्यूशन बना दोगे, ट्रू सॉल्यूशन बना दोगे, तो उसको क्या नाम दिया गया है, लाइम वाटर। लेकिन अगर आप उसका थोड़ा सा सस्पेंशन टाइप का सॉल्यूशन बना देंगे तो उसको क्या बोला जाता है, मिल्क ऑफ लाइम। तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए, एनसीईआरटी एस ब्लॉक में लिखा हुआ है, क्वेश्चन आ भी चुका है इसके ऊपर, तो कभी डायरेक्टली नेम के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो अपने को जानकारी होनी चाहिए। सस्पेंशन बन जाए तो मिल्क ऑफ लाइम, और ट्रू सॉल्यूशन बन जाए तो लाइम वाटर। लाइम वाटर, वाटर सुन के समझ में आ जाना चाहिए कि एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सुना हुआ है सबने, एंटासिड के फॉर्म में काम आता है ना। तो वैसे ही मिल्क ऑफ लाइम है, मिल्क ऑफ लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वस सॉल्यूशन आपने बनाया सस्पेंशन के फॉर्म में। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो भी सस्पेंशन ही होता है बेसिकली, और मिल्क ऑफ लाइम भी सस्पेंशन होता है। चलिए, है ना। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली थर्ड टाइप के हीटिंग इफेक्ट पे। और ये थर्ड टाइप का जो हीटिंग इफेक्ट हमने देखा, ये कौन सा था बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड का हीटिंग इफेक्ट। जो कल हम लोगों ने देखो, अभी हमने यहां पर एक डबल सॉल्ट की हीटिंग देखी, इधर देखिएगा, CuCO3.COH2। मान लीजिए आपको ऐसे ही एक डबल सॉल्ट दे देता MgCO3.CaCO3, ये भी एक ओर है, कार्बोनेट ओर है, इसका नाम होता है डोलोमाइट। ध्यान से देखिए, MgCO3.CaCO3, इसका आप हीटिंग लगा रहे हैं, और इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है, डोलोमाइट। जब भी डॉट वाले कंपाउंड आ जाए तो इस पे हीटिंग कैसे लगाना है, इंडिविजुअल हीटिंग लगाना है। इंडिविजुअल हीटिंग लगाने का मतलब है पहले इस पे हीटिंग लगा दीजिए, फिर इस पे हीटिंग लगा दीजिए। ये भी मेटल का कार्बोनेट है, ये भी मेटल का कार्बोनेट है।
मेटल के कार्बोनेट CO2। सिमिलरली इसको जब हीट करेंगे तो भी क्या मिलेगा बेटा, मेटल का ऑक्साइड और CO2। सो CO2 तो दोनों में कॉमन है, तो इसलिए एक ही बार लिख दिया। तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिल जाएगा, कैल्शियम का ऑक्साइड मिल जाएगा, और दोनों से क्या मिल जाएगा, CO2। तो ये भी आप चाहो तो लिख लो, चाहो तो कार्बोनेट वाले सेक्शन में लिख लो, चाहे मार्जिन में लिख लो कि भाई डबल सॉल्ट को जब आप हीट करते हैं तो उस पर इंडिविजुअल हीटिंग लगानी होती है, जो कि अभी हमने मैलेकाइट में भी देखा और डोलोमाइट। MgCO3.CaCO3 को क्या बोला जाता है, डोलोमाइट। यहां पर अभी हम लोगों ने तीन सॉल्ट्स की हीटिंग के बारे में बात कर ली कि भाई मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल हाइड्रोक्साइड का क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले हीटिंग की तरफ। तो नेक्स्ट हम लोग अमोनियम सॉल्ट्स के हीटिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग अमोनियम सॉल्ट्स की हीटिंग के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। अब अमोनियम सॉल्ट की कहानी क्या है पहले मैं वो आपको बता देता हूं, ठीक है। जनरल पहले सिचुएशन समझ लेते हैं, तब फिर इसके ऊपर आते हैं। देखिए, हम लोग अब हीटिंग पढ़ने वाले हैं किसकी, अमोनियम सॉल्ट्स की। अमोनियम सॉल्ट्स की जब आप हीटिंग पढ़ रहे हो तो अमोनियम सॉल्ट कहने का मतलब क्या, अभी तक हम लोग मेटल सॉल्ट बोल रहे थे, मेटल सॉल्ट बोल रहे थे। तो मैंने कल भी आपको बोला था सॉल्ट का मतलब होता है कैटायन और एनायन के कॉम्बो को क्या बोलते हैं, सॉल्ट। मेटल सॉल्ट बोलने का मतलब होता था मेटल कैटायन होगा और दूसरा कोई एनायन होगा। अमोनियम सॉल्ट कहने का मतलब है अमोनियम कैटायन होगा और कोई दूसरा एनायन होगा। तो बेसिकली इन जगहों पर आपको मेटल नहीं मिलेगा, मेटल के साथ सॉरी अमोनियम मिलेगा पहले तो मेटल की जगह, और अमोनियम के साथ यहां पर कोई एनायन होगा। अब सवाल ये उठता है कि जब आप अमोनियम सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं तो अमोनियम सॉल्ट्स के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी है। मैंने बोला अमोनियम सॉल्ट में अमोनियम के साथ कोई ना कोई एनायन आएगा, तभी सॉल्ट बनेगा, कैटायन एनायन। अब पॉइंट ये आता है कि अमोनियम के साथ जो एनायन आएंगे ना, वो दो तरह के एनायन आ सकते हैं। पहला, ऐसा एनायन जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, और दूसरा ऐसा एनायन जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। नाम से काम का पता चल जाता है। ऐसा एनायन जो ऑक्सीडाइज ना कर पाए उसे हम लोग क्या बोल देंगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग या फिर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऐसा एनायन जो ऑक्सीडाइज कर दे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर ऑक्सीडाइज किसको करना है, तो बेटा अमोनियम के अंदर अगर मैं आपसे बोलूं कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, निकालिए। अमोनियम में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए क्या होगा, -3 + 3 + 1 -1 -2 + 2 क्या है, -3 है। ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। -3 जब आप नाइट्रोजन ग्रुप 15 का मेंबर है, ग्रुप 15 का आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP3, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है इस ग्रुप का। और रेंज आप पढ़ते हैं रेडॉक्स में कि 8 का डिफरेंस होना चाहिए। तो बेटा ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -3 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है। ये आप रेडॉक्स में भी पढ़ेंगे, हम लोग जब पी ब्लॉक में ऑक्सी एसिड पढ़ेंगे तब भी ये बात आएगी, बट अभी यूज करना है तो बता दिया। ग्रुप 15 में रेंज -3 से +5। मुझे बताइए नाइट्रोजन कौन सी स्टेट में दिख रहा है, -3। क्या -3 नाइट्रोजन की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है या नहीं है? और अगर कोई एलिमेंट अपने मिनिमम पे बैठा हुआ है तो रेडॉक्स के हिसाब से सोचिए क्या वो इसके नीचे जा सकता है क्या, नहीं। मतलब अगर नाइट्रोजन को रिडॉक्स करना है तो नाइट्रोजन के पास केवल एक ही रास्ता है कि उसको यहां से ऊपर जाना पड़ेगा। और नाइट्रोजन ऊपर जाएगा तो खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। पर नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करने के लिए कोई दूसरी स्पीशीज आनी चाहिए जो इसको ऑक्सीडाइज करेगी, इसको ऊपर पहुंचाएगा, और वो दूसरी स्पीशीज कहलाएगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने के लिए यहां पर कौन आने वाला है, एनायन। अब अगर हमारा जो एनायन है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ या फिर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, आप हीटिंग इफेक्ट लगा रहे हैं, मतलब ये जो कंपाउंड होगा अमोनियम का इस वीक ऑक्सीडाइजिंग एनायन के साथ जो सॉल्ट होगा, उसको जब आप गर्म करोगे तो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में टूटेगा। उनमें से
जब आप इसको हीट करोगे, क्योंकि ये वीक है तो बताओ इसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मतलब जब आप इसको हीट करोगे ना, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी नाइट्रोजन का स्टेट -3 ही होना चाहिए, क्योंकि आपका एनायन कैसा है? वीक है। और वो जो -3 वाला नाइट्रोजन का प्रोडक्ट मिलता है, वो प्रोडक्ट क्या मिलता है? अमोनिया। अमोनिया को हम यहां पर अम्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अम्मा। जब आप अमोनियम के वीक ऑक्सीडाइजिंग एनायन को हीट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? अम्मा। जब आप, अब ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एनायन कौन है उस पर चर्चा करेंगे। आपको कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट या हैलाइड मिल जाए, सी फॉस्फेट, हैलाइड, ये सब लिखाया जाएगा अभी आपको, सुन लीजिए बस। जब आप अमोनियम के कार्बोनेट को हीट करोगे तो भी आपको अम्मा गैस मिलेगी। आप अमोनियम के सल्फेट को हीट करोगे तो भी आपको अम्मा गैस मिलेगी, क्योंकि ये सारे के सारे अमोनियम के साथ वीक ऑक्सीडाइजिंग एनायन की तरह काम करते हैं। आप अमोनियम का फॉस्फेट हीट करोगे तो भी अम्मा गैस मिलेगी, और आप अमोनियम के हैलाइड तो वही है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट डीकंपोजिशन। तो डीकंपोजिशन का मतलब है यहां से यहां आने पर क्या चेंज होता हुआ दिख रहा है। H+ गायब हो गया। क्या गायब हो गया? तो वो H+ यहां लिख दीजिए। और ये सारे के सारे किसके फॉर्म में आने वाले हैं? एनायन। बेटा वो जो H+ है वो इस A- के साथ जुड़कर एक प्रोडक्ट बना लेगा। और इसका मतलब, अब मैं अगर बोलूं कि अमोनियम कार्बोनेट को आपने हीट किया तो अम्मा गैस तो मिली, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट कौन होगा? तो बेटा H+ के साथ कार्बोनेट जोड़ दीजिए। H+ जोड़ने का मतलब एसिड बना देना है। तो कार्बोनेट का जो एसिड बनाओगे, कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CO3 2-। कितने H+ जोड़ोगे? 2। प्रोडक्ट क्या बनेगा? H2CO3। सल्फेट ले लिया तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? H2SO4। फॉस्फेट ले लिया तो H3PO4। हैलाइड ले लिया तो HX टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। आगे आइए। पर हमें मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो गैसियस प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाता है, तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि अमोनियम सॉल्ट के वीक ऑक्सीडाइजिंग एनायन को हीट करने पर कौन सी गैस मिलती है? अम्मा गैस मिलती है। अम्मा गैस मतलब अमोनिया मिलता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पे आइए। CSPX को छोड़कर कोई भी एनायन आ जाए तो आपको उसको क्या मान लेना है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन। बात पे ध्यान देना, ये सारी बात किसके साथ चल रही है? अमोनियम के साथ। अमोनियम के अलावा आप एलिमेंट चेंज कर दोगे, मेटल चेंज कर दोगे तो कहानी बदल जाएगी, क्योंकि कौन किसके लिए स्ट्रांग है, कौन किसके लिए वीक है, वो ECS पे डिपेंड करता है। और आप अगर रेफरेंस चेंज कर दोगे तो कहानी भी बदलेगी, है ना। तो इसीलिए ध्यान रखना, ये सब अमोनियम के लिए बात करी जा रही है, इसको आगे दिमाग में मत लाइएगा। अमोनियम के साथ CSPX आ गया तो वीक की तरह काम करता है, और अमोनियम के साथ CSPX के अलावा कोई और आ जाए तो वो स्ट्रॉन्ग की तरह काम करता है। लेकिन सर अलावा में तो बहुत सारे आ सकते हैं, अपने को सिलेबस में 3 ही है केवल। आ जाए कोई भी चल जाएगा, लेकिन अपने को पढ़ना 3 ही है। एक तो डाइक्रोमेट आयन, एक नाइट्राइट आयन, और एक नाइट्रेट आयन। ये 3 आएंगे। मतलब अमोनियम का डाइक्रोमेट, अमोनियम का नाइट्राइट और अमोनियम का नाइट्रेट। क्लास 12 एनसीईआरटी पी ब्लॉक, ग्रुप 15, नाइट्रोजन फैमिली, वहां पर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आपको अगर याद हो तो अमोनिया की प्रिपरेशन आपके सिलेबस में होती है, ठीक है। फॉस्फीन की प्रिपरेशन होती है, इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की प्रिपरेशन आपके सिलेबस में होती है, और नाइट्रोजन की खुद की भी प्रिपरेशन आपके सिलेबस में होती है। अगर आपको कभी पता हो, 12th बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, प्योरेस्ट नाइट्रोजन कहां से मिलती है? अजाइड से। वहीं पर नाइट्रोजन में अजाइड के अलावा 2 और रिएक्शन लिखिए, ये दोनों रिएक्शन वही है, और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड का जो टेबल है एनसीईआरटी में, वहां लिखी हुई रिएक्शन है। मतलब ये सब आपके सिलेबस की है और सब आ सकता है। ध्यान सुनिएगा। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन में ये आ गया। आप देखो ध्यान से सुनना, जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन ले रहे हो, इसका मतलब क्या निकला कि ये एनायन, बताइए, नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? कर पाएगा। ये तो ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा था, इसलिए -3 से -3 का ही प्रोडक्ट मिला, अम्मा मिला, लेकिन ये नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा। अब ऑक्सीडाइज कर देगा तो नाइट्रोजन के पास तो रेंज -3 से +5 तक जाने की है, जाएगा कहां तक ये समझना है हमें। तो बेटा जब ये ऑक्सीडाइज करेगा तो आपको 2 प्रोडक्ट मिल सकते हैं, या तो नट्टू काका मिलेंगे या फिर हंसी मिलेगी। क्या सुनेगा?
आपको अमोनियम सॉल्ट को हीट करना है। अमोनियम के साथ दो केस बनेंगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। जब भी वीक ऑक्सीडाइजिंग के साथ रिएक्शन कराओगे, मतलब वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, तो आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें स्टेट कॉमन रहे, और वो कौन सी गैस मिलेगी? अम्मा गैस। लेकिन जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन के साथ हीट करोगे, तो प्रोडक्ट में या तो नट्टू काका मिलेंगे या फिर हंसी मिलेगी। नट्टू काका को जानते होंगे, तारक मेहता देखा हो तो, है ना? अब तो नहीं रहे, पर ठीक है, याद कर लेंगे उनको। 2 मिनट का मौन उनके लिए रखा जाएगा, है ना? ठीक है, कभी रखेंगे आगे, अभी नहीं, है ना? तो यहाँ पर, हाँ ठीक है, मतलब अच्छी एक्टिंग करते थे, ठीक है। आइए इधर, है बहुत बढ़िया, आइए इधर। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, तो N2 का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? 0। और यहां पर N2 का स्टेट कितना आ रहा है? नाइट्रोजन का स्टेट कितना आ रहा है? +1। अब देखिए, -3 से 0 पे गया, या -3 से +1 पे गया, मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो यहां पर भी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, यहां पर भी ऑक्सीडेशन हो गया। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका एनायन है वो कंपेरेटिवली इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि सर कब नट्टू काका मिलने वाले और कब हंसी? हंसी क्यों बोल रहे हैं इसको? लाफिंग गैस, N2O, लाफिंग गैस, है ना? तो अब कब नट्टू काका मिलेंगे? कब लाफिंग गैस या हंसी मिलेगी? जनरली आपको नट्टू काका ही मिलेंगे। जनरली आपको नट्टू काका ही मिलेंगे। जब आप अमोनियम के डाइक्रोमेट को हीट करोगे तो भी नट्टू काका मिलेंगे, अमोनियम के नाइट्राइट को हीट करोगे तो भी नट्टू काका मिलेंगे। लेकिन केवल और केवल इसके साथ हंसी मिलने वाली है। क्यों हंसी मिलने वाली है? कल याद करिएगा, मैंने भूरिया वाली एक कहानी बताई थी आपको। मैंने बोला था, मेटल नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो, तो याद करो, मेटल के नाइट्रेट को हीट करने पर क्या क्या प्रोडक्ट मिलते थे? पहला मिलता था मेटल का ऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन का ऑक्साइड। कौन सा वाला ऑक्साइड? भूरिया। और मैंने एक और बात बोली थी कि ये नाइट्रेट जो होता है ना, बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन फेंक के मारता है। तो जब आप अमोनियम के नाइट्रेट को गर्म करोगे ना, तो मिला वहां पर भी N2 ही था। लेकिन क्योंकि नाइट्रेट एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसने N2 के ऊपर क्या फेंक के मारा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन फेंक के मारा तो N2 किस में कन्वर्ट हो गया? N2O में। तो ये जो नाइट्रेट है ना, केवल इसके साथ आपको N2O देखने को मिलेगा, बाकी हर किसी के साथ क्या मिलेंगे बेटा? नट्टू काका। आगे की रिएक्शन इसमें बाय प्रोडक्ट और क्या होंगे, वो अब हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं। आते हैं रिएक्शन में, जनरल कंक्लूजन आपको बता दिया गया। इधर आइए, हम लोग बात कर रहे हैं अमोनियम सॉल्ट्स के बारे में। दो केसेस पे बात होगी। केस नंबर 1, अमोनियम सॉल्ट ऑफ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हेडिंग डालिए अमोनियम सॉल्ट केस 1। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा। केस 1 स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा। when ammonium salts of when ammonium salts of weak oxidizing anion, वीक भी लिख लेना, ब्रैकेट में नॉन भी लिख लेना ना। वीक भी बोल सकते हैं, नॉन ऑक्सीडाइजिंग भी बोल सकते हैं, दोनों नाम आ सकते हैं। when ammonium salts of weak oxidizing anion, ब्रैकेट में non oxidizing anion, are heated then ammonia gas, वहां अम्मा मत लिख लेना, then ammonia gas is obtained। ठीक है, अब ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन ध्यान से देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ वीक ऑक्सीडाइजिंग एनायन। वीक ऑक्सीडाइजिंग एनायन किसको माना है बेटा? CSPX को। CSPX कहने का मतलब कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट और हैलाइड। इनको जब भी आप हीट करोगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें नाइट्रोजन का स्टेट जो था वही मिलेगा, क्योंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एनायन की तरह काम कर रहे हैं। इसमें से 4 एग्जाम्पल है, 4 में से 3 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। पहली बार हम लोग किसको हीट करने जा रहे हैं? अमोनियम के कार्बोनेट को, फिर अमोनियम के सल्फेट को, फिर अमोनियम के हैलाइड को। हैलाइड में मैंने क्लोराइड ले लिया है। अब मुझे बताइए, जब एरो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखा, आपको एरो दिखा, ध्यान से सुनना और समझना बात को, है ना? एग्जाम में यहां कंफ्यूज नहीं होना। एरो पे हीट का साइन दिखा, मतलब इतना समझ में आ गया कि हीट से रिलेटेड कोई बात है। रिएक्टेंट में एक कंपाउंड है या एक से ज्यादा है? एक है।
तो जब भी आप एक कंपाउंड को हीट करोगे तो इसको हम डीकंपोजिशन मानते हैं कि एक को दो या दो से ज्यादा में ब्रेक करने को डीकंपोजिशन बोलते हैं, और डीकंपोज करने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो, हीट का, तो इसे बोला जाएगा थर्मल डीकंपोजिशन। तो ये सब थर्मल डीकंपोजिशन की कहानी है। और थर्मल डीकंपोजिशन में कल भी मैंने बोला था दो तरह की कंडीशन आएगी, या तो मेटल का सॉल्ट आएगा या फिर अमोनियम का सॉल्ट आएगा। अब ये देखकर हमें समझ में आना चाहिए कि ये मेटल तो कतई नहीं है, तो ये मेटल सॉल्ट नहीं है, ये कौन सा केस है, अमोनियम सॉल्ट। और अमोनियम सॉल्ट में अभी हमने पढ़ा दो केसेस होते हैं कि अमोनियम के साथ वीक ऑक्सीडाइजिंग एनायन भी आ सकता है और अमोनियम के साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन भी आ सकता है। यहां पर अगर आप देखें तो अब आपको याद होना चाहिए कि अमोनियम के साथ वीक ऑक्सीडाइजिंग एनायन की तरह कौन काम करेगा, CsPx। कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट या हेलाइड में से कोई अमोनियम के साथ दिख रहा है तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एनायन की तरह काम करेगा। और वीक ऑक्सीडाइजिंग एनायन में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सी गैस मिलेगी बेटा, अम्मा गैस। मतलब यहां पर भी प्रोडक्ट में आपको अम्मा गैस देखने को मिलेगा, यहां पर भी प्रोडक्ट में आपको अम्मा गैस देखने को मिलेगा, और यहां पर भी प्रोडक्ट में आपको अम्मा गैस देखने को मिलेगा। लेकिन सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने यहां पर डीकंपोजिशन के बारे में बात करनी है। तो ध्यान सुनना, मैंने बोला था यहां से यहां आने पर क्या कम होता हुआ दिख रहा है, एक H+। तो जो H+ कम हो रहा है वो इस एनायन के साथ जुड़ जाएगा। तो बेटा कार्बोनेट के साथ जब हम हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, H2CO3। सल्फेट के साथ जब H+ का अटैक हो जाएगा तो H+ इस पे अटैक करके कितने H+ अटैक करेंगे, दो, बन जाएगा H2SO4। और जब इसके ऊपर H+ अटैक करेगा तो HX का फॉर्मेशन होगा, और यहां पर अभी X के बदले हमने Cl ले रखा है, तो प्रोडक्ट कौन बन जाएगा, HCl। नोट डाउन करिए, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहां लिख दे रहा हूं। यहां भी नाइट्रोजन -3 है, यहां भी -3 है, यहां भी नाइट्रोजन -3 है, यहां भी -3 और यहां भी -3 एंड -3 है। अच्छा एक बात और देख लो यहां पर, है ना, इस रिएक्शन में एक पॉइंट और है, वो समझा दे रहा हूं आपको। एनसीईआरटी के अंदर ये रिएक्शन जो है ना, ये आपको सॉल्ट में भी काम आती है, पर एनसीईआरटी में ये रिएक्शन जब लिखा हुआ है ना, तो ये लिखा हुआ है अमोनिया वाली जगह पे, ग्रुप 15, और अमोनिया की प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ध्यान सुनना। मुझे बताओ अमोनिया एसिड है या बेस है, अमोनिया इज अ बेस, और ये सारे के सारे क्या है, एसिड। तो बेसिकली एनसीईआरटी के अंदर इसको अमोनिया की प्रॉपर्टी में ऐसे दिखा रखा है, रिवर्स, कि जब भी अमोनिया किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है और उनके सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो सॉल्ट को हीट करोगे तो एसिड बेस में कन्वर्ट हो रहा है, और अगर इनकी डायरेक्ट आपस में रिएक्शन कराओगे तो इन सॉल्ट्स का फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो इस फॉर्म में भी लिखा हुआ है, नोट डाउन करिए फटाफट। चलिए ना, अब ये जो रिएक्शन अभी आपके सामने लिखी हुई है, इसके आगे डिस्कशन बढ़ाते हैं। तो ये पहला नंबर का केस हम लोगों ने देखा, जहां पर आपने अमोनियम के साथ किसको हीट करा बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एनायन को। सेकेंड नंबर का केस हमारे सामने आ रहा है, जहां पर हम अमोनियम सॉल्ट्स के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायंस के सॉल्ट को हीट करेंगे। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, केस नंबर 2 के लिए लिखिएगा। व्हेन अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ व्हेन अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ strong oxidizing anion when ammonium salts of strong oxidizing anion are heated then
either N2 or N2O is obtained. Then either N2 or N2O is obtained. ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन में मैंने आपको क्या बोला था कि बेटे CsPx के अलावा वाला कोई भी एनायन आ जाए तो उसको स्ट्रॉन्ग मानना है, बट मेनली हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी में 3 ही रिएक्शन है ऐसी, तो हम उन तीनों के बारे में बात करेंगे। पहले ये जनरल पार्ट जो ऊपर का ना ये लिख लो, तो ताकि तीनों रिएक्शन फिर एक साथ दिखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन के अमोनियम सॉल्ट को हीट करने पर या तो N2 मिल जाएगा या N2O मिल जाएगा। N2 को नट्टू काका बोल देंगे, N2O को हंसी बोल देंगे, लाफिंग गैस है नाम। वैसे उसका देखें तो नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं N2O को, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए, है ना। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, 3 रिएक्शंस पे हम लोग बात करने वाले हैं। 3 रिएक्शंस के बारे में ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। बेटा ये जो रिएक्शंस आपके सामने आ रही हैं, इसमें आप देखिए तो हीटिंग इफेक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो हीट में आपको या तो मेटल सॉल्ट मिलेगा या अमोनियम सॉल्ट मिलेगा। प्रोडक्ट को या रिएक्टेंट को देखकर ही आप इसको बता देंगे कि रिएक्टेंट में आपको अमोनियम का सॉल्ट दिया हुआ है। बट अमोनियम के साथ 2 केस हैं, या तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एनायन आएगा या स्ट्रॉन्ग आएगा। वीक में कौन कौन आता है? CsPx। CsPx का मतलब क्या हो गया बेटा? कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट या हैलाइड। उनमें से या कोई भी नहीं है, मतलब ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन की तरह काम करेंगे। अब जब भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन आएगा तो मैंने आपको बोला जनरली आपको क्या मिलते हैं बेटा? नट्टू काका। ध्यान सुनना है ना, अभी लिखना मत। जनरली आपको क्या मिलते हैं? नट्टू काका। हमको मान लो N2O याद नहीं आया तो हमने जनरली N2 ही बना दिया सब जगह, जो जनरल कहानी है, ठीक है। लेकिन अब समझते जाइएगा चीजों को। डीकंपोज जब आप कर रहे हैं तो एक प्रोडक्ट मिलेगा या मोर देन वन प्रोडक्ट मिलेगा? मोर देन वन, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट मिलने चाहिए। अब आपको इन तीनों रिएक्शन में क्या करना है कि इसका तो एक ही मोल रखना है, लेकिन आगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर रिलीज करेंगे। तो यहां पर पानी निकाल दें। अब मुझे बताइए कितने हाइड्रोजन है टोटल? 8। और ऑक्सीजन कितने हैं? 7। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ वाटर जो भी निकल सकता है वो निकाल दीजिए। तो मैक्सिमम पॉसिबल वाटर मॉलिक्यूल जो निकलेगा वो निकलेगा 4H2O, क्योंकि ऑक्सीजन तो बच जाएगा लेकिन हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। यहां पर भी बताइए मैक्सिमम पॉसिबल वाटर मॉलिक्यूल कितने निकलेंगे? 2। और यहां पर भी बताइए मैक्सिमम पॉसिबल वाटर मॉलिक्यूल कितने निकलेंगे? 2। तो यहां पर भी 2H2O निकाल दिए। अब चेक करिए कि N2 और वाटर निकालने के बाद क्या क्या बच रहा है। यहां पर बताइए क्या बच रहा है बेटा? 2 क्रोमियम बच रहे हैं और 3 ऑक्सीजन बच रहे हैं। क्या क्रोमियम मेटल है या नहीं है? और क्या ऑक्सीजन नॉन मेटल है या नहीं है? क्या मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करना चाहेगा या नहीं चाहेगा? चाहेगा। क्या क्रोमियम, 2 क्रोमियम और 3 ऑक्सीजन वाला कीर्तन वाला ऑक्साइड हम लोग पहले भी देख चुके हैं बेटा। यस, ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है और ये ग्रीन कलर का रेसिड्यू होता है। रेसिड्यू का मतलब पाउडर है ना, कल भी शायद बता दिया था आपको। तो ग्रीन रेसिड्यू यहां पर मिलेगा। और ये जो ग्रीन रेसिड्यू है ना, ये जो Cr2O3 है, इट इज यूज्ड इन फायर क्रैकर्स। पटाखों में इस्तेमाल होता है इसका, ग्रीन कलर लाने के लिए, यूज्ड इन फायर क्रैकर्स। आगे बात करें, इस पे आइए। यहां पर N2 निकाल दिया आपने, H2O निकाल दिया, यहां पर कुछ बच रहा है या सब कुछ खत्म हो गया बेटा? सब कुछ खत्म है। इसका मतलब ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी है। तीसरे नंबर पे आइए। यहां पर N2 और H2O निकालने के बाद क्या बच रहा है? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन कहीं जाएगा नहीं, वो ऑक्सीजन इसी नाइट्रोजन पे अटैक कर देता है और इसको क्या बना देता है? N2O। और हमने बोला भी था कि नाइट्रेट क्योंकि एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो वो ऑक्सीजन फेंक के मारेगा और N2O को किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा? N2O में। और यही यहां पर प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। अब इन रिएक्शन में आप अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहां नाइट्रोजन -3 से 0 पे आ गया, यहां पर भी -3 से 0 पे आ गया, और यहां पर भी -3 से यहां पर आ गया +1 पे। तो आप देख सकते हैं कि इन सब जगहों पर नाइट्रोजन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। मतलब जो आपका एनायन है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन है कंपैरेटिवली इनके। दूसरी बात, ये जो सेकेंड और थर्ड नंबर की रिएक्शन है, ध्यान सुनिएगा। सेकेंड और थर्ड नंबर की जो रिएक्शन है, इन रिएक्शन को एक और तरीके से सॉल्व किया जाता है, वो होता है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट रूल। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट रूल का मतलब क्या है या कहां पर लगा सकते हैं, पहले तो वो समझिए।
एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट रूल तब लगाया जाता है जब कैटायन वाले हिस्से में भी नाइट्रोजन हो और एनायन वाले हिस्से में भी नाइट्रोजन। जैसे यहां देखिए, ऊपर देखिए, कैटायन कौन है? अमोनियम। एनायन कौन है? डाइक्रोमेट। तो इसमें तो नाइट्रोजन है लेकिन इसमें नाइट्रोजन नहीं है, तो यहां एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट रूल नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके कैटायन वाले हिस्से में भी नाइट्रोजन हो और एनायन वाले हिस्से में भी नाइट्रोजन हो, तो आप क्या लगा सकते हैं? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट रूल। अगर आपके कैटायन वाले हिस्से में भी नाइट्रोजन हो और एनायन वाले हिस्से में भी नाइट्रोजन हो, तो आप क्या लगा सकते हैं? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट रूल। अब एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट रूल क्या बोलता है कि कैटायन वाले नाइट्रोजन का स्टेट निकालो, एनायन वाले नाइट्रोजन का स्टेट निकालो। तो कैटायन के नाइट्रोजन की स्टेट तो ऑलरेडी -3 लिखी हुई है हमने। एनायन वाले नाइट्रोजन की स्टेट निकाले तो मुझे बताओ, अगर आपको बोले कोई कि NO2 माइनस में नाइट्रोजन की स्टेट निकाल दो या NO3 माइनस में नाइट्रोजन की स्टेट निकाल दो, तो क्या हम ये स्टेट निकाल पाएंगे बेटा? यस। अगर वो स्टेट हम निकालने जा रहे हैं तो यहां पर इसका स्टेट आता है +3 और यहां पर इसका स्टेट आता है +5। कलर मैंने अलग अलग मेंशन किए। ये पूरा अमोनियम आयन का येलो कलर है, नाइट्रेट आयन का, पर ये जो -3 + 3 ग्रीन कलर से लिख रहा हूं, ये नाइट्रोजन की स्टेट है, ध्यान रखिएगा। और आपको क्या करना है, ये जो दोनों स्टेट आई है ना, इसका एवरेज निकाल देना है। क्या निकाल देना है? एवरेज। मुझे बताइए, -3 + 3 का एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं? दो चीजों का एवरेज निकालना है तो दोनों को प्लस करा अपॉन में 2। -3 + 3 अपॉन 2 कितना आ गया? 0। आप देखो प्रोडक्ट उसी स्टेट का बनेगा। यहां पर आइए, -3 + 5, तो -3 + 5 मतलब 2 अपॉन में 2 कितना आया? 1। आप देखिए प्रोडक्ट उसी स्टेट का बनेगा। तो कभी अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए कि कहां पर नट्टू काका थे, कहां पर हंसी थी और नाइट्राइट या नाइट्रेट का रिएक्शन है, तो या तो ये दिमाग में हो कि नाइट्रेट एक बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीजन फेंक के मारेगा, और नहीं पता है तो फिर आप एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट रूल का भी इस्तेमाल वहां पर कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इन रिएक्शंस को। क्या बोला था मैंने? पहले यही बताया कि कहां लगाना है कहां नहीं लगाना है। तो नाइट्रोजन के हर कंपाउंड में लगता तो पहले में भी लगा दे। क्या सेम होना चाहिए? हाँ, सेम नहीं होना चाहिए। कैटायन और एनायन दोनों में नाइट्रोजन होना चाहिए। किसको बेटा? क्यों, क्या हो गया है? ज्यादा दिख रहा है? कभी तो तुम बोलते हो कि सर इसको जूम कर दो कि दिख नहीं रहा है, कभी बोलते हो सर इसको छोटा कर दो कि बहुत ज्यादा दिख रहा है। क्या हो गया? पिक्सल्स फट रहे हैं क्या? जो इनमें से शुरू की दो रिएक्शन है, इन दोनों को नाइट्रोजन के प्रिपरेशन के फॉर्म में भी यूज करते हैं। सिलेबस में दिया हुआ था, बट खैर अभी तो प्रिपरेशन प्रॉपर्टी उतना है नहीं, बट सॉल्ट में ये सब चीजें काम आएंगे आपको, तो इसलिए हीटिंग इफेक्ट पता होना चाहिए। और ये जो लास्ट वाली रिएक्शन है, इसको N2O के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के फॉर्म में यूज किया जाता है। टेबल जो एनसीईआरटी में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का है, वहां पर ये लिखा हुआ है। N2O को फिर से बोल दे रहा हूं, नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है। साथ ही साथ इसका नाम क्या हो गया बेटा? लाफिंग गैस। लाफिंग गैस क्यों बोलते हैं इसको? हाउसफुल देखी हुई है ना? तो वहां पर क्या होता है, इस गैस को सूंघ लेते हैं तो अपने को क्या होता है? हंसी आने लगती है। ऐसा होता है क्या? पिक्चरों में पहले एक डिस्क्लेमर आता है, इसका हकीकत से, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप अभी तक ये सोचते हैं कि लाफिंग गैस सूंघने से हंसी आती है, तो यकीन मानिए आप बन चुके हैं बेवकूफ। ठीक है? लाफिंग गैस से ऐसा कुछ भी नहीं होता। लाफिंग गैस डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं। ठीक है? क्यों यूज करते हैं? ताकि आपका मुंह ज्यादा खुल सके। सही हो ये लाफिंग गैस सूंघने से ये वाली जो मसल्स होती नहीं, ऐसे हो जाती है।
ऐसे हो जाती है तो मुंह खोल के उनको जो काम करना है इधर टका टक वैसे, तो वो काम आराम से हो जाता है उनका ना, इसलिए तो ये नहीं सोचें कि लाफिंग गैस सूंघने से हंसी आती है, ऐसा नहीं होता। चलिए, वो चेहरा वैसा बन जाता है जोकर जैसा, ये हो जाता है ऐसे, तो ऐसा लगता है कि हंस रहा इंसान है लेकिन होता नहीं ऐसा। चलिए आगे बात करते हैं इसमें, अगले केस की तरफ मूव करते हैं। हाँ भाई, दिख रहा है ये वाला? ठीक है इतना, कि और जूम करेंगे इसको? अब बताओ, मतलब तुम लोग अपने हिसाब से बताओगे तो सही है, चलेगा इतना? ठीक है। आइए यहां पर बात करें इसमें, तो मेटल नाइट्रेट, अब जिसको ज्यादा जूम करना है इधर आओ, फिर मैं जूम कराऊं। कौन है जूम वाला? कौन जूम कर रहा था? आओ इधर, भाई खड़े हो, चलो इधर ध्यान दो ना। अब मेटल नाइट्रेट के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा खौफ रहना चाहिए, सही रहता है, डिसिप्लिन जरूरी है क्लास में, जीवन में संघर्ष करते रहे, है ना। चलिए, मेटल नाइट्रेट के ऊपर बात कर रहे हैं। अगला जो हीटिंग इफेक्ट है दैट इज मेटल नाइट्रेट। कल हम लोगों ने जनरल जब डिस्कशन किया था, तो मैंने आपको बोला था, अभी हमने थोड़ी देर पहले आज के लेक्चर में भी ये बात लिखी, कि जब आप किसी मेटल नाइट्रेट को हीट करेंगे तो मेटल का क्या बनेगा बेटा? ऑक्साइड। साथ ही साथ नाइट्रोजन का भी क्या मिलेगा ऑक्साइड पर? नाइट्रोजन के ढेरों ऑक्साइड में से मैंने बोला था कौन मिलेगा? भूरिया। और साथ ही साथ क्योंकि नाइट्रेट एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या फेंक के मारेगा? ऑक्सीजन। तो ये जनरल रिएक्शन है मेटल के नाइट्रेट्स की हीटिंग की, ठीक है, जनरल रिएक्शन है मेटल के नाइट्रेट्स की हीटिंग की। लेकिन इसमें सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम अगर आ जाए, कौन कौन आ जाए बेटा? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, तो उनके केस में यहां पर कुछ अलग केसेस देखे गए हैं, तो उस पर भी हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन इन सारे केसेस को समझने से पहले एक पॉइंट हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम क्यों अलग रिएक्शन दिखा रहा होगा, उस पर चर्चा होगी। तो अभी यहां पर नोट बनाइएगा और लिखिएगा। पहला पॉइंट बनाइए, लिखिए, बाइकार्बोनेट्स ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ lithium and group 2, bicarbonates of lithium and group 2 do not exist in solid state. Bicarbonates of lithium and group 2 do not exist in solid state. एक बार स्टेटमेंट पढ़ लें जरा ध्यान से। कल हम लोगों ने बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स की हीटिंग को पढ़ा था बेटा, और बाइकार्बोनेट सॉल्ट को जब हम हीट कर रहे थे तो बाइकार्बोनेट बड़ा भाई छोटा भाई रिएक्शन दिखा रहा था कि बाइकार्बोनेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोनेट में, H2O में और CO2 में। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या बोला कि लिथियम और ग्रुप 2 के जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो सॉलिड स्टेट में नहीं मिलते। ये एक फैक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन से बाइकार्बोनेट सॉलिड में मिलते हैं और कौन से बाइकार्बोनेट सॉलिड में नहीं मिलते। कारण अभी थोड़ी देर में समझाता हूं, बट फैक्ट है, याद तो होना ही चाहिए समझने के बाद भी। दूसरी बात, याद करिएगा जब हमने सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन करे थे 5 एक्सेप्शन पढ़े थे, और 5 एक्सेप्शन में 4 एक्सेप्शन ग्रुप 1 के साथ थे और 1 एक्सेप्शन ग्रुप 2 के साथ था। ग्रुप 1 के जो 4 एक्सेप्शन थे, ग्रुप 1 का क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइक, उस बाइकार्बोनेट में याद करिए तो LiSCO3 की जगह मैंने खाली छोड़ दी थी, और मैंने बोला था कि हम सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं, जबकि LiSCO3 सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलता। ये वही पॉइंट है। तो LiSCO3, कोई आपसे पूछे कि भाई LiSCO3, NaHCO3, KHCO3, RbHCO3, CSHCO3, इनमें से कौन सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलता है, तो हमें याद होना चाहिए कि LiSCO3 सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलता है। इसी तरह से ग्रुप 2 का कोई भी बाइकार्बोनेट आ जाए वो भी सॉलिड स्टेट में नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, बट पहले पॉइंट लिख लीजिए, दूसरा भी लिखिएगा। कार्बोनेट्स, sulfates and hydroxides, carbonates, sulfates and hydroxides of carbonates, sulfates and hydroxides of sodium, potassium, rubidium, cesium, carbonate, sulfate and hydroxides of sodium, potassium, rubidium, cesium do not do not decompose do not decompose but they melt. Do not decompose but they melt.
अब ये जो अभी पॉइंट लिखा है देखिए, उसको ध्यान से सुनना और समझना इसके बारे में ना। पहला पॉइंट हमने क्या बोला कि लिथियम और ग्रुप 2 के जो बाई कार्बोनेट है ये आपको सॉलिड स्टेट में देखने को नहीं मिलते, मतलब या तो ये लिक्विड होंगे या तो ये गैस होंगे, लेकिन सॉलिड कतई नहीं होंगे। और दूसरा पॉइंट हमने बोला कि अगर आपको सोडियम या पोटेशियम या रुबिडियम या सीजियम का कार्बोनेट दे दिया जाए, या फिर इनमें से किसी का सल्फेट दे दिया जाए, या इनमें से किसी का हाइड्रोक्साइड दे दिया जाए, तो हीट करने पर ये डीकंपोज नहीं होंगे, हीट करने पर ये मेल्ट हो जाएंगे। ये हमने लिखा है। अब ये क्या है और ऐसा क्यों होता है, कहानी तो अलग है, कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर है। कल मैंने बोला था 70% चीजें हम पढ़ चुके हैं, बट जो माइन्यूट डिटेल्स है वो हम जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा तब पढ़ेंगे। तो उसमें ये दो फैक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। अब इन दो फैक्ट्स पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्या। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला Na2CO3 और इसके ऊपर लगा दिया हीट। हमने कल पहला हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था कि किसी मेटल कार्बोनेट को हीट करने पर क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड और CO2। मान लीजिए मैंने आपको बोला होता कि NaOH ये मेटल का क्या है, हाइड्रोक्साइड। मेटल के हाइड्रोक्साइड को हीट करने पर क्या मिलता है, तो मेटल का ऑक्साइड और वाटर। अभी तक हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से ऐसा कुछ होना चाहिए था। सल्फेट अभी हमने पढ़ा नहीं, वो भी आगे आ जाएगा, लेकिन सल्फेट होता तो भी ऑक्साइड और SO3 मिलता, सूर्या, बोरिया और सूर्या। ठीक है, ध्यान सुने। अब सुनो इधर, Na2CO3 और NaOH के बारे में बात कर रहे हैं। आप अगर इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे तो ये रिएक्शन पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का अगर कार्बोनेट आ जाए, या फिर उनका अगर सल्फेट आ जाए, या फिर उनका हाइड्रोक्साइड आ जाए, तो वो डिकम्पोज ही नहीं होते। अगर डिकम्पोज नहीं हो रहे इसका मतलब है कि इन कंपाउंड की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आप इसको टेम्परेचर देते जाओ देते जाओ देते जाओ, टूटने से पहले ही पिघल जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। पुष्पा झुकेगा नहीं, ये साला टूटेगा नहीं। ध्यान सुनना, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, पुष्पा देख के आए थे, रूल पार्ट 2 है ना, देखने वाले हैं ये। तो ये उस डायलॉग से बहुत ज्यादा प्रेरित हो गए। इन्होंने क्या बोला, सूर्या मतलब सूर्या क्या नाम है उसका, पुष्पा, पुष्पा झुकेगा नहीं और हम टूटेगा नहीं। जब भी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के क्या क्या दिख जाए, कार्बोनेट दिख जाए, सल्फेट दिख जाए, हाइड्रोक्साइड दिख जाए, दिमाग में क्या आना चाहिए, टूटेगा नहीं, पिघल जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं साला। ये कभी भी आए ये पिघल जाएंगे लेकिन टूटते नहीं है। मतलब आप जब हीट देते जाओगे एक टेम्परेचर तो ऐसा आएगा ना जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट पहले आ जाता है और इनका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर उससे भी ऊपर होता है, तो ये टूटने से पहले ही पिघल जाते हैं। इस बात को हम ये बोल सकते हैं कि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब ऐसा होता क्यों, क्यों ऐसा हुआ कि ये सॉलिड में नहीं मिले, और क्यों ऐसा हुआ कि ये टूट नहीं रहे, पिघल जा रहे हैं, तो ये क्यों नहीं डिकम्पोज होते, उस कारण को समझते हैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, इस कारण को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट होता है बेटा फाई का कॉन्सेप्ट, लो फाई हाई फाई। जब हम फाई की बात करते हैं, याद करिए फाई का मतलब होता है चार्ज अपॉन साइज, पोलराइजिंग पावर, ठीक है। और फाई को दो कैटेगरी, हम लोग सब एस ब्लॉक के रिलेटेड बात कर रहे हैं अभी यहां पर फिलहाल में, क्योंकि वही सॉल्ट्स है। तो फाई के लिए दो चीजें देखनी होती है, दो तरह के फाई देखे गए हैं। कई एलिमेंट्स का फाई लो होता है और कई एलिमेंट्स का फाई हाई होता है। तो दो तरह के फाई के बारे में बात हो रही है, एक तो लो फाई कैटायंस और एक हाई फाई कैटायंस। अब लो फाई कैटायंस की बात करें और हाई फाई की बात करें, तो बताइए फाई का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाय साइज। आइए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं एस ब्लॉक में, तो एस ब्लॉक में हमारे पास ग्रुप 1 है और एस ब्लॉक में हमारे पास ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 में आने वाले एलिमेंट कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ग्रुप 2 में आने वाले एलिमेंट कौन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब इन सब के लिए फाई को चेक करने की कोशिश करते हैं, क्या इन सब के ऊपर चार्ज +1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और क्या इन सब के ऊपर चार्ज +2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो जब आप चार्ज बाय साइज रेशो निकालोगे तो इन सब का चार्ज तो वैसे ही ज्यादा है, और चार्ज बहुत ज्यादा। और याद करिए जिगजैग, जिगजैग उल्टा एन, बेटा इनका जो साइज है वो तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम से छोटे हैं। तो चार्ज बहुत ज्यादा है और साइज इनके मुकाबले बहुत कम है, तो बेटा इनका फाई लो होगा या हाई होगा, हाई होगा। तो बेटा हाई फाई के अंदर पूरा का पूरा ग्रुप 2 आता है। ग्रुप 2 कैटायन इज हाई फाई कैटायंस।
यहां पर आइए, यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो बेटा इनका चार्ज ऑलरेडी बहुत कम है, उनसे बिल्कुल आधा चार्ज है, तो इनका फाई तो वैसे ही कम हो गया। लेकिन इन सब में से क्या लिथियम का साइज इन सभी में सबसे छोटा होगा या नहीं होगा? होगा, एनोमलस बिहेवियर। और लिथियम का साइज बहुत छोटा है, तो बेटा इन सब का जब फाई निकालोगे +1 अपॉन साइज, +1 अपॉन साइज, +1 अपॉन साइज, तो बेटा सबसे ज्यादा फाई इन सब में से किसका आएगा? लिथियम का। इसीलिए ग्रुप 1 में से जो लिथियम है उसको कंपैरेटिवली हाई फाई में कंसिडर किया जाता है, तभी तो लिथियम के ज्यादातर कंपाउंड कोवैलेंट नेचर के होते थे, क्योंकि फाई ज्यादा होता है। तो आपको यहां पर ये जो बात है ना, ये बताई गई है कि भाई लो फाई और हाई फाई अगर कंपेयर करना है तो पूरे ग्रुप 2 को क्या माना जाता है? हाई फाई। और ग्रुप 1 में से किसको माना जाता है? हाई फाई, लिथियम को। लेकिन बाकी सारे जो बच रहे हैं, सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे रुबिडियम हो, चाहे सीजियम हो, इनको किस कैटेगरी में रखा गया है? लो फाई। अब अपने सामने इन एलिमेंट्स के फाई के बारे में कहानी आ गई कि भाई किसको हमने लो फाई माना, किसको हाई फाई माना। दिमाग में पहले इसको बैठा लीजिए। जब भी आपको बोला जाए कि एस ब्लॉक में से लो फाई बताना है, तो हमारे दिमाग में होना चाहिए सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। और जब भी हमें बोला जाए कि हमें हाई फाई बताना है, तो ग्रुप 1 में से लिथियम और पूरा का पूरा ग्रुप 2 किस में जाएगा? हाई फाई। अब कहानी सुनिएगा आगे की। हमने यहां पर जो अभी पॉइंट लिखे थे, इसमें दो चीजें आई। देखो आप, ये पूरा केस हाई फाई वालों का है, और ये पूरा केस लो फाई वालों का है। ध्यान सुनिएगा। जब हाई फाई वाला आएगा बाइकार्बोनेट के साथ, कहानी समझते चलिएगा। आपने यहां पर जो कैटायन रखा है उसका फाई ज्यादा है, हाई फाई, लिथियम और ग्रुप 2। और जो एनायन रखा है वो कौन रखा है? बाइकार्बोनेट। क्या बाइकार्बोनेट जितने भी एनायन कल हमने सॉल्ट में लिखा था, क्या बाइकार्बोनेट सबका बड़ा भाई था? बड़ा भाई था, मतलब साइज बहुत ज्यादा। एनायन जितना बड़ू होगा, पोलराइजेशन उतना आसान होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, पोलराइजेशन आसान होगा और इसका फाई भी ज्यादा है। क्या दोनों बातें अच्छे पोलराइजेशन को सपोर्ट कर रही है? यस। इसका मतलब है ये इसको बहुत आराम से पोलराइज करेगा। पोलराइज करेगा तो इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा? कोवेलेंट कैरेक्टर। और बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर याद करिए, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड इन स्टेट, but covalent compound are generally liquid और gaseous in state। ये सॉलिड में नहीं मिल सकते, क्योंकि ये देखने के लिए तो आयनिक दिख रहे होंगे, बट इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा हो चुका है। और इसीलिए हम ये बोलते हैं कि लिथियम और ग्रुप 2 के जो बाइकार्बोनेट है वो सॉलिड स्टेट में नहीं मिलेंगे, वो आपको लिक्विड या गैसियस फॉर्म में मिलेंगे। अब लिखाने के लिए लिखा दिया जाता है मार्केट में, याद कर लो, याद कर लो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर के केस पे आते हैं। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के कार्बोनेट, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड टूटेगा नहीं, पिघल जाएगा। पुष्पा देख के आए थे, याद रखिएगा। इनके बारे में बात करें तो ये हाई फाई है या लो फाई है? लो फाई। अब लो फाई है तो पोलराइजेशन कम होगा, पोलराइजेशन कम होगा तो आयनिक कैरेक्टर डोमिनेट करेगा। अब आयनिक कैरेक्टर डोमिनेट करेगा तो यहां पर कहानी लैटिस एनर्जी की आ जाती है। किसकी आ जाती है? लैटिस। ध्यान से देखिएगा। मुझे बताइए, यहां पर इन सबको मैं कॉमनली एम मान लेता हूं, है ना, क्योंकि इन सबके ऊपर जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा? +1 +1 +1 और +1। तो बेटा इनके ऊपर, सबके ऊपर चार्ज आ गया +1। हम जितने सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं उनमें से एक है कार्बोनेट, एक है बाइकार्बोनेट, है ना, जिनकी हीटिंग हम पढ़ रहे हैं। ये भी बता रहा हूं कि केवल इन्हीं में ऐसा क्यों होता है, बाकियों में क्यों नहीं होता। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, सल्फेट, ये सब है। हैलाइड, अमोनियम लेना नहीं है क्योंकि अमोनियम तो केटायन ही बदल दोगे आप। अब सुनिए, ध्यान से देखिएगा, इसको और इसको देखो। इसकी जब आप लैटिस एनर्जी निकालोगे तो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। पक्की बात है। चलिए चार्ज देखिए इनमें से, क्या इसका चार्ज 1 × 2 आ जाएगा? इसी के साथ बनाते चलिए सभी के चार्ज। क्या इसका 1 × 1 1 × 1 1 × 1 1 × 2 और 1 × 1 ये आ जाएगा। अब अगर सभी के चार्ज आपने देखे
तो बेटा बताइए, चार्ज को देखकर क्या आप ये बता सकते हो कि इसकी लैटिस एनर्जी और इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है या कम है? ज्यादा। बाकी सब तो 1:1 है या 1:2 है। इसका मतलब मेटल का कार्बोनेट और मेटल का सल्फेट की लैटिस एनर्जी इन सभी में सबसे ज्यादा है। लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो टूटेगा नहीं, पिघल जाएगा। लेकिन अब एक और चीज लिखाई गई है, हाइड्रोक्साइड। अगर चार्ज सेम हो जाते हैं तो अगला फैक्टर साइज। और बेटा हाइड्रोक्साइड आयन छोटा आयन है, क्योंकि हैलाइड में तो आप क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड लोगे। छोटा आयन किसको बोलते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन तक वाले को। तो बेटा अगर ये आपने, हमको हैलाइड में किसको पढ़ना है? क्लोराइड को पढ़ना है हमें। तो क्लोराइड 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखिएगा। मुझे बताइए, क्या इसका साइज छोटा है? हाँ। और साइज छोटा है तो इसका लैटिस भी मजबूत बनेगा। और लैटिस मजबूत बनेगा तो क्या बोलेगा? ये टूटेगा नहीं। इसका मतलब है मेटल का कार्बोनेट, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड ने ये मान लिया है कि हम टूटेंगे नहीं। जरूरत आएगी तो पिघल जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। और इसी कहानी के चलते हुए ध्यान से देखिएगा, ये तो बहुत बड़ा एनायन है, भूल जाओ इसको। नाइट्रेट भी जो है ना, अभी हम मेटल नाइट्रेट पे आने वाले थे। मेटल के नाइट्रेट का भी लैटिस तो इसके बराबर ही है 1:1, लेकिन इसका साइज छोटा था, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है। और साइज थोड़ा सा बड़ा है तो ये टूट तो जाएगा, लेकिन टूटते वक्त ये थोड़े बहुत अलग सिचुएशन दिखाएगा, क्योंकि बाकी जो लैटिस पढ़ोगे आप उनके मुकाबले फिर भी इसका लैटिस थोड़ा बहुत तो मजबूत होगा। इसीलिए इसकी हीटिंग अलग अलग तरीकों से होती है। इनके लिए हम दो डिफरेंट टाइप की हीटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैंने आपको यहां पर भी बोला था कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के नाइट्रेट जो है वो कुछ अलग हीटिंग दिखाएंगे और बाकी सारे नाइट्रेट ये वाली हीटिंग दिखाएंगे। तो अभी मैंने आपको पॉइंट तो लिखा ही दिया, ये वाला जो है ऑब्वियसली है ना, ये वाला पॉइंट हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लिया। एक काम करते हैं, इसके ऊपर पहले 2-4 क्वेश्चन करा देता हूं, फिर नाइट्रेट पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए। अभी तक जो 4 टाइप के हीटिंग पढ़ लिए और ये जो जनरल बात अभी हमने सीखी है, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि चीजें एक बार दिमाग में सेट हो जाए। पहला क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड does not exist in solid state? Which of the following compound does not exist in solid state? पहला ऑप्शन लिखिए LiHCO3, दूसरा लिखें NaHCO3, तीसरा लिखें KHCO3, अगला लिखें RbHCO3। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। अब सारी कहानी भले हमको पता है, लेकिन अगर हमको वो 2 फैक्ट याद है, 2 लाइनें याद है, तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा कि भाई लिथियम और ग्रुप 2 के बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में नहीं मिलते। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो इसको आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एनॉमलस बिहेवियर। आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप 1 में लिथियम का बिहेवियर एनॉमलस होता है। तो अगर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और बोला जाए इनमें से कौन ऐसा है जो अलग होगा, तो लिथियम होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसका बिहेवियर एनॉमलस होता है। तो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड does not decompose? Which of the following compound does not decompose? पहला ऑप्शन Li2CO3, Li2CO3, दूसरा ऑप्शन Na2CO3, तीसरा ऑप्शन BeCO3, चौथा ऑप्शन MgCO3। करेक्ट आंसर इज Na2CO3। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के कार्बोनेट, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड टूटेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन लिखिए, when a metal salt is heated, it decomposes
When a metal salt is heated, it decomposes into two oxides. It decomposes into two oxides. One is one is basic and other is acidic. Determine the oxide. या identify the oxide. Sorry, oxide. Identify the salt. Identify the salt. अच्छा मुझे बताइए, अभी जितना लिखा हुआ है उसके हिसाब से आपको बोला है कि एक सॉल्ट को आपने हीट किया, हीट करने पर कितने ऑक्साइड मिले? दो। दो में से एक कैसा है? बेसिक। एक कैसा है? एसिडिक। कौन होगा वो? कार्बोनेट। ऑप्शंस लिखिए। पहला ऑप्शन CaCO3, दूसरा ऑप्शन ZnCO3, तीसरा ऑप्शन PbCO3, कार्बोनेट ही तो आंसर होगा। चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो सिर्फ कार्बोनेट होने से काम नहीं चलेगा, सारे ऑप्शन कार्बोनेट है। आपको ध्यान देना है कि इस बार मेटल का ऑक्साइड का नेचर कैसा? एक तो एसिडिक बोला, एसिडिक तो मतलब पक्का CO2 ही होगा। अब मेटल का ऑक्साइड या तो बेसिक या फिर एम्फोटेरिक, और इस बार क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? बेसिक। बेसिक बोलने का मतलब है आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिस मेटल का ऑक्साइड बेसिक होगा। और आपको क्या क्या दे रखा है? कैल्शियम दे रखा है, जिंक दे रखा है और पीबी दे रखा है। जनाबे आली वाले में जिंक भी आ जाता है, पीबी आ जाता है, तो उन दोनों के ऑक्साइड तो एम्फोटेरिक होंगे। तो बेसिक केवल इनमें से एक है और वो कौन है? कैल्शियम का कार्बोनेट। क्वेश्चन लिखे अगला। अ मेटल कार्बोनेट a metal carbonate on heating a metal carbonate on heating gives amphoteric oxide. Identify the carbonate. Identify the carbonate. इस बार क्वेश्चन में खुला चैलेंज दिया गया है आपको, डायरेक्ट सब कुछ बता दिया गया है। मेटल कार्बोनेट भी है, एम्फोटेरिक भी है, और बताइए कार्बोनेट कौन सा होगा, है ना? मतलब बना सकते हैं, ऐसे में क्या दिक्कत है? पहला क्वेश्चन पहला ऑप्शन लिखा ZnCO3, अगला लिखे BeCO3, अगला लिखे PbCO3, अगला लिखे ऑल ऑफ दिस। यही है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन हीटिंग which of the following compound on heating produces laughing gas? Produces laughing gas. पहला ऑप्शन NH4 twice CO3, ammonium carbonate, NH4 twice CO3. Second option NH4Cl. तीसरा ऑप्शन NH4NO2. चौथा ऑप्शन NH4NO3. फोर्थ ऑप्शन नाइट्रेट के साथ हंसी आ जाती थी, है ना? तो लाफिंग गैस मतलब N2O रिलीज कराना। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट रूल भी आपको पता है, और ये भी बताया हुआ है कि NO3 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीजन फेंक के मारेगा, तो N2 के बदले क्या मिल जाता है? नट्टू काका के बदले हंसी यहां पर मिलती है आपको। अगला क्वेश्चन लिखें विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस a gas whose bond angle is 107 degree. 107 डिग्री मतलब अमोनिया। अमोनिया है ये, ब्रैकेट में लिख ले अमोनिया। तुम्हें कितना भी आता हो, तुम्हें जब निपटाना होगा पेपर में कभी भी निपटाए जा सकते हो, ठीक है? क्योंकि चीजों को रिलेट किया जा सकता है ना बहुत आराम से। जैसे ऊपर आपने कार्बोनेट वाले क्वेश्चन लिख लिए, कार्बोनेट वाले में एसिडिक ऑक्साइड देने के बजाय बोल देगा गिव्स अ ऑक्साइड व्हिच इज sp हाइब्रिडाइज्ड whose bond angle is 180 degree.
विच कंटेन्स 2 p pi bonds whose dipole moment is 0। ऐसा कुछ भी बना के दिया जा सकता है। तो अपन क्वेश्चन कहां तक पहुंच सकता है वो चीजें आपने क्लियर, ये मतलब चीजें बस आप सिर्फ CO2 देख रहे हो, सिर्फ CO2 नहीं देखना चाहिए। CO2 की जो प्रॉपर्टीज है ना उनमें से कुछ भी दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन इजी का जो था ना, था इजी, आपने को आता था, लेकिन जो लैंग्वेज बनेगी ना उस लैंग्वेज में क्वेश्चन ऑटोमेटिकली टफ हो जाएगा। जैसे जहां जहां वाटर रिलीज हुआ है तो बोल देगा कि गिव्स एन ऑक्साइड विच इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर, gives an oxide whose bond angle is 104.5 degree, which is sp3 hybridized, whose dielectric constant is 81। समझ आ रहा? तो ये मतलब ये चीज अपने दिमाग में होनी चाहिए। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आज तक कभी बने नहीं है, लेकिन जब उसको क्वेश्चन डिफिकल्ट करना होगा, सिंपल चीज को डिफिकल्ट ऐसे ही किया जा सकता है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी उसके साथ इंडिकेट कर देगा। तो हम अगर सीधे CO2 बोलता तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता, लेकिन जब उसकी प्रॉपर्टी में चले जाएगा कि 2 पाई बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, sp है 180 डिग्री, ऐसा कुछ भी बोल दिया तो फिर वो क्वेश्चन थोड़े है ना केसेस के लिए हमारे लिए क्या बन जाएगा, टफ बन जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन करें तो ये चीजें जैसे अभी बता दिया तो सुनने में आ गया, तो अब आगे अगर ऐसा क्वेश्चन कभी बने तो अपने को थोड़ा हिंट रहेगा कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये चीज क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होती है बेटा, कि अपन जितने टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे ना, भाई हर क्वेश्चन में कोई ना कोई नया दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं पेपर बनाने वाले। तो इसीलिए ऐसे ही क्वेश्चन अपने को प्रैक्टिस करनी, खैर वो सब चलता रहेगा। अभी तो लिखो, ऑप्शन लिखो, बाद में टफ बनाएंगे तुम्हारे लिए। लिखिए विच ऑफ द, क्या लिखा भी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, अमोनिया गैस वाली बात चल रही है ना। लिखिए पहला ऑप्शन NH4Cl, पहला ऑप्शन NH4Cl, दूसरा ऑप्शन NH4NO2, तीसरा ऑप्शन NH4NO3, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। अम्मा गैस कब मिलेगी, जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एनायन होंगे, और वीक ऑक्सीडाइजिंग एनायन कौन होते हैं, CsPx, और CsPx में से यहां पर कौन दिया हुआ बेटा, हैलाइड दिया हुआ है आपको NH4Cl, तो वहां से आपको अम्मा गैस मिल जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले केस की तरफ आते हैं। 4 हीटिंग इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, मेटल कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सॉल्ट। अब आते हैं मेटल नाइट्रेट पे, ध्यान सुनना। मेटल नाइट्रेट के लिए ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, कि भाई मेटल नाइट्रेट को हीट करने पर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, पहले तो मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, साथ ही साथ कौन मिलेगा, बोरिया। और नाइट्रेट एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या फेंक के मारेगा, ऑक्सीजन। लेकिन अब इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा, आइए उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। अभी तक हम लोग एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक ये सब चीजें लिख रहे थे, लेकिन इसके लिए जो क्वेश्चन बनता है ना, वो एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक का क्वेश्चन नहीं बनता है। इसके लिए जो क्वेश्चन बनता है वो गैसियस प्रोडक्ट को लेकर बनाता है। जैसे मेटल ऑक्साइड की जब आप बात करोगे तो मेटल ऑक्साइड तो रेसिड्यू फॉर्म में मिलेगा। कौन से फॉर्म में मिलेगा, रेसिड्यू। रेसिड्यू फॉर्म कहने का मतलब पाउडर। तो इसके बारे में नहीं बोलता। ये दोनों NO2 भी गैसियस होता है, ब्राउन गैस, और O2 तो गैसियस होता ही है। तो आपसे बोलेगा कि अ कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 3 प्रोडक्ट्स आउट ऑफ विच 2 आर गैसियस प्रोडक्ट। क्या वो नाइट्रेट हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है। अब आगे आपको क्या बोलेगा कि ये जो दो गैसियस प्रोडक्ट है ना, इनके प्रॉपर्टीज पे जाएगा। NO2 का मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, और ये कलर्ड है या कलरलेस है बेटा, कलर्ड। तो इस गैस का जो कलर होता है ब्राउन कलर होता है, इसको ब्राउन गैस भी बोला जाता है। दूसरे वाले पे आइए, O2 का नेचर भी पैरामैग्नेटिक होता है। MOT जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां O2 का नेचर पैरामैग्नेटिक आता है। इट कंटेन्स पाई स्टार 2px1 इक्वल टू पाई स्टार 2py1। तो अब जब MOT पढ़ेंगे तो आ जाएगा ये पैरामैग्नेटिक होता है। और O2 कलर्ड है या कलरलेस है, कलरलेस है। हमारे आसपास ऑक्सीजन है, इधर देखो, कोई कलर जाता हुआ दिखा, नहीं, कलरलेस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, यहां पर ये जो केस अभी आपके सामने लिखा हुआ है, इस पे आइए एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है बेटा, लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस। ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको बोला, 10th क्लास में जब NO2 ब्राउन गैस इंट्रोड्यूस होती है तो यही एक्सपेरिमेंट आपको दिया जाता है। PbNO3 ट्वाइस को हीट करा तो चेक करिए क्या ये मेटल नाइट्रेट है या नहीं है बेटा, है। मेटल नाइट्रेट को हीट करने पर मेटल ऑक्साइड मिलेगा, साथ में बोरिया, और साथ ही साथ कौन मिलेगा, O2। यहां पर आइए, लिथियम नाइट्रेट, अगेन मेटल नाइट्रेट है। मेटल नाइट्रेट को हीट करने पर मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, साथ में NO2 मिल जाएगा, और साथ ही साथ क्या मिल जाएगा बेटा, O2।
तो ये दो इसकी कॉमन रिएक्शन। एक बात और ध्यान देना इधर, है ना, ये चालाकी कर सकता है कभी। इधर देखें बेटा, पीबी जो है ना, पीबी के दो ऑक्साइड बनते हैं, दो ऑक्साइड बनते हैं। हमने यहां लिख तो दिया मेटल ऑक्साइड, अब वहां हो सकता है कि वो ऑप्शन में पीबीओ के बदले यहां लगा दे पीबीओ2 और बोल दिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इनकरेक्ट। हमको तो सब सही दिख रहा है पर ये गलत है। यहां पर पीबी का स्टेट कितना है देख लो आराम से। तो जो ऑक्साइड बनेगा वो भी +2 वाला ही होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहां का जो ऑक्साइड बनेगा ना वो PbO2 नहीं बन सकता। कौन बनेगा? PbO, है ना। ये चालाकी इस केस में की जा सकती है कि भाई आपको सिर्फ ऑक्साइड याद रहेगा तो ऑक्साइड तो PbO भी है और PbO2 भी है, तो जिस स्टेट का एलिमेंट है उसी का ऑक्साइड बनाइएगा यहां पर। खासकर PbO में या जो वेरिएबल स्टेट दिखाते हैं उनमें खासकर ऐसा होता है। चले अब आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने मेटल नाइट्रेट के जनरल केस के बारे में बात कर ली, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं केस नंबर 1। ये कॉमन केस है, जनरल केस है। लेकिन अभी हम लोगों ने हाई फाई वाले मेटल्स के बारे में बात करी थी और लो फाई वाले मेटल्स के बारे में बात करी थी। हाई फाई के अंदर कौन आता है बेटा? लिथियम और पूरा का पूरा ग्रुप 2। लेकिन लो फाई में कौन आता है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। उनके कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड टूटेगा कि नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा। उनका नाइट्रेट टूट जाएगा, लेकिन नाइट्रेट जब टूटेगा तो थोड़ा बहुत डिफरेंट बिहेवियर वो दिखाता है। तो आइए, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के नाइट्रेट ऐसी रिएक्शन नहीं दिखाते, कुछ और रिएक्शन दिखाते। क्या रिएक्शन दिखाते? ध्यान सुनिएगा। इसको हीट कर रहे हैं और इसको हीट कर रहे हैं। हीट करने की दो सिचुएशन है इसकी। पहला, आप इनको लो टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं और या फिर आप इनको हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बदल जाते हैं। एक बात समझिएगा, कल हम लोगों ने बाइकार्बोनेट के समय पे बात करी थी, बड़ा भाई छोटा भाई रिएक्शन। जब आप खुद सोचिएगा, एक बार आप इनको लो टेम्परेचर दे रहे हो, एक बार इनको आप हाई टेम्परेचर दे रहे हो, दो टर्म यूज कर रहा हूं। मुझे बताइए कौन से केस में पार्शियल डिकम्पोजिशन होगा और कौन से केस में कंप्लीट डिकम्पोजिशन होगा? क्या टेम्परेचर को देखकर इतना समझ में आ जाता है? हाँ, पार्शियल डिकम्पोजिशन कब होगा? लो टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे? लो टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर पे क्या होगा? पार्शियल डिकम्पोजिशन। पार्शियल डिकम्पोजिशन का मतलब बड़ा भाई छोटा भाई रिएक्शन। और हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? कंप्लीट डिकम्पोजिशन। अब बड़ा भाई छोटा भाई, नाइट्रेट का छोटा भाई नाइट्राइट होता है, नाइट्रेट का छोटा भाई नाइट्राइट होता है। तो जब आप इसको डिकम्पोज करोगे लो टेम्परेचर पे तो मेटल नाइट्रेट के बदले क्या मिल जाएगा? मेटल का नाइट्राइट मिल जाएगा। बड़ा भाई छोटा भाई रिएक्शन। और ध्यान सुनिए, नाइट्रेट से नाइट्राइट बनते वक्त क्या कम होता हुआ दिख रहा है? ऑक्सीजन। क्या मैंने बोला हुआ है आपको कि नाइट्रेट एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये हमेशा सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या फेंक के मारेगा? ऑक्सीजन। मतलब इसके साथ साथ यहां पर ऑक्सीजन भी रिलीज होगा। तो आप यहीं पर ये रिएक्शन देखें कि मेटल नाइट्रेट मिलेगा और साथ में O2 मिल जाएगा। अब इधर देखते रहिए, अभी सुनते रहिए। मेटल नाइट्रेट तो रेसिड्यू के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन ये गैसियस प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे मैंने यहां बोला था, मेटल नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स 3 प्रोडक्ट्स आउट ऑफ विच 2 आर गैसियस। अब मेटल नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स 2 प्रोडक्ट्स। क्या ये हो सकता है नाइट्रेट के लिए? हाँ, हो सकता है। 3 केस बनेंगे नाइट्रेट के, 1 2 3। कहानी, नाइट्रेट में मेटल सॉल्ट वोल्ट लिख के नहीं देगा, खुला खेलेगा। मेटल नाइट्रेट लिख के देगा, मेटल नाइट्रेट, क्योंकि मेटल नाइट्रेट में 3 केस बन जाएंगे। जनरल केस क्या बोलता है कि मेटल नाइट्रेट हीट करने पर कितने प्रोडक्ट दे रहा है? 3। 3 में से कितने गैसियस है? 2। अब मान लो आपको बोलता है मेटल नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स 2 प्रोडक्ट्स। क्या वो पहला वाला केस होगा या दूसरा वाला केस होगा? दूसरा वाला। आउट ऑफ विच ओनली 1 इज गैसियस प्रोडक्ट, तो ये वाला केस होगा। और O2 के बारे में यही प्रॉपर्टी। O2 का नेचर कैसा है? पैरा मैग्नेटिक। कलर्ड है या कलरलेस है? कलरलेस है, कलरलेस है। ठीक है, आइए इधर अगले पॉइंट पे। अब आते हैं हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे पार्शियल या कंप्लीट? कंप्लीट। कंप्लीट में क्या होगा? यही कहानी है, सेम ऐसी, पर थोड़ा सा चेंज आएगा। पहला क्या है? मेटल ऑक्साइड मिलेगा, क्योंकि नाइट्राइट को और फर्दर हीट कर दिया तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ यहां पर क्या मिल रहा था? NO2। सुनना मेरी बात, अभी समझना। और साथ ही साथ यहां पर क्या मिल रहा था? O2। इसी के जैसा यहां लिख दिया, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि आप ये जो टेम्परेचर दे रहे हो ना, ये बहुत हाई टेम्परेचर है, तो बेटा ये जो NO2 है ना, ये खुद भी डिकम्पोज हो जाता है। और NO2 डिकम्पोज हो जाएगा
तो बेटा NO2 डिकम्पोज होके किस किस में कन्वर्ट होगा? दोनों एलिमेंट में। कौन कौन से एलिमेंट? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो बेटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूं तो यहां पर मिल जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी इसमें है ही। तो ध्यान रखना कि ये रिएक्शन बिल्कुल ऐसी होती है, लेकिन हाई टेम्परेचर की वजह से ये NO2 भी डिकम्पोज हो जाता है। तो आपको क्या मिल जाता है? N2 और O2। अगला पॉइंट इसके बारे में भी वही पैरा डाया पूछेगा। मुझे बताइए O2 का नेचर कैसा है? पैरा मैग्नेटिक, कलर्ड या कलरलेस? कलरलेस। अब आते हैं N2 पे। MOT जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक ट्रिक बताई जाती है 0.5 वाली। जिनको पता है ठीक है, नहीं पता है तो MOT जब पढ़ोगे उसमें 14 को बेस मानते हैं और 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, वो होता है नाइट्रोजन और वो डाया होता है। तो N2 का नेचर आप MOT में भी पढ़ेंगे, इट विल कम आउट टू बी डाया। और नाइट्रोजन कलर्ड होता है या कलरलेस होता है? कलरलेस होता है। क्लास 10 रेंसिडिटी। चिप्स के पैकेट में, चिप्स का पैकेट खोलिए, देखिए इधर कोई कलर नहीं दिखा, चिप्स का ही कलर है। तो N2 भी कैसी है? कलरलेस। नोट डाउन कर लीजिए। जूम करके देखना। घर पे जाइए, चिप्स का पैकेट खरीदे, अभी लंच में खरीद लीजिएगा, इधर ब्रेक होगा जैसे ही चिप्स का पैकेट खरीदे है। मैं दिलाऊं? मैं खरीदूं? मैं खाता ही नहीं चिप्स। टीम बन गई तुम्हारी? कितनी टीम बनाई तुमने? मैं तो खेल ही होता है। हाँ, कोच, 2 टीम का कोच बनना है? मैं तो बॉलिंग करता ही नहीं, बैटिंग करता, बैटिंग और कीपिंग। हिंदुस्तान में बॉलिंग करने लग जाओ तो जीवन खराब है फिर आपका। आप अगर बॉलिंग करने लग गए तो जो बॉलर होते हैं वो बॉलिंग छोड़ के बैटिंग कर लेते हैं। बोले हम तो बैटिंग ही करते हैं। इसलिए बॉलिंग अच्छा है, वैसे करना चाहिए। मैं तो जर्क आता है इसलिए नहीं करता मैं बॉलिंग। है प्राइज यार, जिन्होंने तुमको टूर्नामेंट के बारे में जानकारी दी हो, जहां से अनाउंसमेंट है, वहां पूछो ना क्या प्राइज है। एंट्री फीस लिए क्या? भी कैसे उम्मीद कर सकते हो तुम? जब पैसा लिया नहीं गया तो दिया कैसे जाएगा? ट्रॉफी मिल जाएगी और क्या होगा। पर पूछें एक बार, इसका दबाव बनाए कि सर कुछ कैश प्राइज होना चाहिए, फिर थोड़ा मतलब इच्छा हो खेलने की, तभी तो मजा आएगा। ऐसा होना चाहिए 1 लाख, 51,000, ऐसा कुछ प्राइज होना चाहिए, तभी एफर्ट्स होते हैं गेम में। क्या मतलब है? नहीं तो टाइम पास के लिए तो ऐसे ही खेल लेते हैं। क्या पैसे? हमें जीतने के बाद टीम छोड़े कैप्टन को? पैसे कैसे लेके भाग जाओगे? आना तो इसी क्लास में। बहुत बढ़िया। तो अब हर चीज का दिमाग है अपने पास, रातों रात सब चीज शिफ्ट हो जाएगी ना, रूम भी शिफ्ट हो जाएगा, सब कुछ। कैसे भाग जाओगे भाई? जो जीतेगी टीम, सोचो, ये बोल रहा है कैप्टन पैसा लेके भाग जाएगा। अबे जो टीम रहेगी वो पूरे 10 लोग ऐसे बिल्कुल चौकन्ने रहते हैं। जब टीम जीतती है ना तो सब ऐसे ही देखते रहते हैं कप्तान को। बोले लाओ भाई जल्दी लाओ, ऐसा। हाँ ऐसे ही होता है, ग्राउंड पे ही पकड़ लेते बेटे, ऐसे थोड़ी होता है। चलिए लिख लिया भाई ये सबने, है ना? अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये जो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, इसके लिए हम लोगों ने बात करा कि इसके 2 केस बन रहे हैं, 1 और 2। अब देखो इन तीनों के ऊपर क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है क्वेश्चन की, वो समझिएगा। मेटल नाइट्रेट में आपके पास 3 केसेस आ गए। पहला केस, केस नंबर 2 इसको बोल रहा हूं मैं, और केस नंबर 3 इसको बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बताइएगा आंसर केस 1 होगा या केस 2 होगा या केस 3 होगा। अब मेटल नाइट्रेट डायरेक्टली बोला गया, मेटल नाइट्रेट, क्योंकि 3 केस बन सकते हैं तो आपको कंफ्यूज ऑटोमेटिकली उसमें भी कर देगा। मेटल नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स 3 प्रोडक्ट्स। बताइए 3 प्रोडक्ट्स, फर्स्ट एंड थर्ड, 3 प्रोडक्ट्स है ना। 1 2 3, 1 2 3, फर्स्ट और थर्ड में से कोई भी हो सकता है। अब मेटल नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स 2 प्रोडक्ट्स, सेकेंड, पक्की बात है। अब मेटल नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स 3 प्रोडक्ट्स आउट ऑफ विच 2 आर गैसेस, फर्स्ट और थर्ड। A metal nitrate on heating gives 2 products out of which one is gas, second.
A metal nitrate on heating gives two gaseous product. टू गैसियस प्रोडक्ट. हाँ, इसमें टोटल प्रोडक्ट नहीं बोला, बस उसने ये बोला दो गैसियस प्रोडक्ट मिलने चाहिए, तो दो गैसियस प्रोडक्ट यहां भी है, यहां भी, वहां नहीं है. वहां नाइट्राइड जो है वो क्या है, रेसिड्यू, सॉलिड है ना. अगला बोला अ मेटल नाइट्रेट ऑन हीटिंग इज टू गैसियस प्रोडक्ट आउट ऑफ विच वन इज कलर्ड अनदर वन इज कलरलेस. अब फर्स्ट ही होगा. अ मेटल नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स टू गैसियस प्रोडक्ट बोथ आर पैरामैग्नेटिक. फर्स्ट, both are paramagnetic. A metal nitrate on heating gives two products, two gaseous products. Both are colorless. Both are colorless. Third. A metal nitrate on heating gives two gaseous products. One is paramagnetic, another one is diamagnetic. तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बना के दिए जा सकते हैं. ऐसे ना एक क्वेश्चन बोल भी दे रहा हूं, लिख लीजिए ताकि प्रैक्टिस भी हो जाएगी. क्वेश्चन लिखिएगा. A metal nitrate, a metal nitrate on heating, a metal nitrate on heating gives two gaseous product and both are paramagnetic, पहला ऑप्शन लिखें PbNO3 twice, lead nitrate PbNO3 twice. सेकेंड लिखिए NaNO3, अगला लिखिए KNO3, अगला लिखिए RbNO3. फर्स्ट है ना. सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के नाइट्रेट डिफरेंट हीटिंग दिखाएंगे. जनरल वाला केस फर्स्ट वाला है जिसमें दोनों ही मैग्नेटिक नेचर कैसे मिल रहे हैं, पैरा. अच्छा, एक बात और समझ लेना. सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के नाइट्रेट के लिए हमने क्या बोला कि दो तरह के टेम्परेचर है, लो और हाई. अगर आपको एग्जाम में क्लियरली बोल दे कि लो टेम्परेचर तो ये रिएक्शन, क्लियरली बोल दे हाई टेम्परेचर तो ये रिएक्शन, मान लो एग्जाम में सिर्फ हीट लिखा और लो या हाई कुछ नहीं लिखा, तो क्या मान के चलेंगे, लो. कुछ ना दिया जाए नाइट्रेट में, मेटल नाइट्रेट, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, लो मान के चलना है. क्यों लो मान के चलना है, एनसीईआरटी में लो की ही रिएक्शन है, हाई की है ही नहीं. तो आपको लो ही मान के चलना है. जब तक हाई लिख के ना दे, आपको मेटल नाइट्रेट में, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम में लो टेम्परेचर को ही कंसिडर करके चलना है. नोट कर लें, यहां तक. इसके आगे डिस्कशन कल करेंगे. अभी कोई डाउट वाउट नहीं बताया जाएगा, आज मौसम का आनंद लिया जाएगा.